हम एक परमाणु देश हैं। अगर हमें लगे कि हम खत्म हो रहे हैं तो हम आधी दुनिया को भी अपने साथ ले जाएंगे। अगर इस्लामाबाद को कोई अस्तित्वगत खतरा हुआ तो पूरे इलाके को परमाणु युद्ध में धकेल देंगे। हम भारत के बांध बनाने का इंतजार करेंगे और जैसे ही वो बांध बनाएगा फिर 10 मिसाइल से उसे तहस नहस कर देंगे। सिंधु नदी भारतीयों की पारिवारिक संपत्ति नहीं है और हमें मिसाइलों की कोई कमी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। असीम मुनीर, पाकिस्तान की सेना के प्रमुख, जो 2 महीनों के अंदर दूसरी बार वाशिंगटन पहुंचे हुए थे, वो भारत को धमकी दे रहे थे क्योंकि इनके पीछे खड़ा था अमेरिका। और हम कैलेंडर में दिन गिन रहे हैं कि कब सितंबर का महीना आएगा, कब एशिया कप शुरू होगा और हम सब पॉपकॉर्न लेकर टीवी के सामने बैठकर भारत पाकिस्तान का मैच देखेंगे। आपको याद हो तो यूपीए सरकार में सरहद पर कभी चिड़िया भी दिख जाती थी तो भाजपा और पूरा विपक्ष कुछ करें ना करें लेकिन भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच का बहिष्कार जरूर करते थे और केंद्र सरकार को दिल्ली में बैठी कमजोर सरकार का तमगा दे देते थे। अभी आईसीसी के चेयरमैन हैं गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह। वो अगर चाहें तो एक फोन कॉल पे भारत पाकिस्तान का मैच कैंसिल हो सकता है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। फिर चाहे हमारे जवान शहीद होते रहें, हमारे नागरिक मारे जाते रहें, क्रिकेट मैच मुसलसल चलते रहना चाहिए। हाल ही में भारतीय सेना के अव्वल ऑफिसर का बयान भी आया है कि भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध बहुत जल्द हो सकता है। सवाल यह है, क्या वाकई फिर से युद्ध होगा? होगा तो क्यों होगा? पाकिस्तान सेना प्रमुख में इतना कॉन्फिडेंस क्यों आ रहा है और कहां से आ रहा है? क्या इसके पीछे की वजह ट्रंप है सिर्फ या चाइना भी है? आखिर ट्रंप चाहते क्या हैं मोदी जी से और मोदी जी कहां मात खा रहे हैं? विदेश नीति का डंका क्यों फुस होता नजर आ रहा है? फैक्ट्स एंड फिगर्स के इस एपिसोड में आई विल एक्सप्लेन। नमस्कार, मैं हेमंत और आप मॉलिटिक्स देख रहे हैं। फील्ड मार्शल मुनीर पाकिस्तान सेना के पहले ऐसे प्रमुख हैं जिनकी पढ़ाई एक मदरसे से हुई है। मुनीर धार्मिक रूप से काफी रूढ़िवादी माने जाते हैं। अक्सर अपने तर्कों को मजहबी उदाहरणों से साबित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अमेरिका में बैठकर प्रवासी पाकिस्तानी दर्शकों को समझाने के लिए उन्होंने आसान और सीधी भाषा में कहा, मैं एक सीधी सी मिसाल देता हूं, भारत एक चमचमाती मर्सिडीज की तरह है जो हाईवे पर फर्राटा भर रही है और हम एक बजरी से भरा ट्रक हैं। अब सोचो, अगर ट्रक कार से टकरा जाए तो असली नुकसान किसका होगा? बात तो सही कही इन्होंने कि आप बजरी से भरा एक ट्रक ही हैं और भारत बेशक एक चमचमाती मर्सिडीज हो सकती है, लेकिन इन्हें पता होना चाहिए कि हाईवे पर मर्सिडीज की रफ्तार को पकड़ ले ऐसा बजरी ट्रक ना अमेरिका बना पाया है और न चाइना। मुनीर जो स्पीच लिखकर लाए थे उसका एक बड़ा हिस्सा उन्होंने युद्ध और उसके असर पर केंद्रित किया। उन्होंने कहा, एक ट्वीट करवाया था सूरह फील और मुकेश अंबानी की तस्वीर के साथ ताकि उन्हें दिखा सकें कि अगली बार क्या करेंगे। सूरह फील में बताया गया है कि अल्लाह ने किस तरह परिंदों के झुंड भेजकर दुश्मन के युद्ध हाथियों पर पत्थर बरसवाए और उन्हें चबाए हुए भूसे जैसा बना दिया। हम भारत के पूर्व से शुरुआत करेंगे। वो कहते हैं, हम भारत के पूर्व से शुरुआत करेंगे जहां उनके सबसे बेशकीमती संसाधन हैं और फिर पश्चिम की ओर बढ़ेंगे। ये सारी बातें करने के लिए पाकिस्तान अमेरिका की मंच का इस्तेमाल कर रहा है। मुझे याद आता है दक्षिणपंथियों का हवन करवाया जाना, पूजा पाठ करवाना कि कैसे भी अमेरिका में ट्रंप जीत जाए। मुझे याद आता है 2020 में अहमदाबाद में करवाया गया भव्य आयोजन नमस्ते ट्रंप। नमस्ते ट्रंप, नमस्ते ट्रंप, नमस्ते। मुझे याद आते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान लेकर फेसबुक पर ज्ञान देने वाले अंकिल जो महंगाई और बेरोजगारी की बात आते ही अपनी छाती चौड़ी करके कहा करते हैं, कुछ भी सही, आज भारत की बात पूरी दुनिया में मानी जा रही है। आज हमारे देश का डंका बज रहा है। ये सब पहले कहाँ था? ये सब मोदी की वजह से मुमकिन है। शायद उन्हीं अंकिलों ने इजाद किया होगा ये नारा भी, मोदी है तो मुमकिन है। वाकई मोदी है तभी मुमकिन है कि हमारे एक राज्य से भी कम जीडीपी वाला पिद्दी सा देश आज हमें न सिर्फ धमकी दे रहा है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों से धमकी दे रहा है। मजाक उड़ाते हुए कह रहा है, भारतीयों को अपने नुकसान मान लेने चाहिए, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी कोई चीज होती है। मुनीर का यह भी कहना था कि युद्ध में किसका कितना नुकसान हुआ उसका ब्यौरा हम सार्वजनिक करने को तैयार हैं, बशर्ते भारत भी ऐसा ही करे। अपने सामने प्रवासी पाकिस्तानी समुदाय से बॉलीवुड स्टाइल डायलॉगबाजी में उन्होंने कहा, किसी की मां काली हो सकती है और किसी की धरती मां काली हो सकती है, लेकिन मां तो मां होती है।
ये सब भारत के बारे में कहा जा रहा है आज, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी का दोस्त है तो भी मुमकिन है। मतलब किसी का दोस्त ही इतना नुकसान पहुंचा रहा हो उसको, तो उस व्यक्ति को दुश्मन पालने की सहूलियत नहीं होनी चाहिए। ट्रंप आखिर सवाल यह है कि चाहते क्या है मोदी से। दुनिया का ध्यान रोजाना अलग अलग मुद्दों पर इतनी लगातार किसी एक शख्स ने शायद ही पहले कभी खींचा होगा जितना अमेरिका के 50वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खींचा है। 20 जनवरी से शुरू हुआ यह दौर दुनिया को ऐसे मोड़ पर ले आया है जिसे अखबारों से लेकर बड़े बड़े विश्लेषक और मैगजीन अलग अलग नामों से बुला रहे हैं। लेकिन ये सब बदलाव अचानक आसमान से नहीं टपके हैं। ये दरअसल सोची समझी राजनीतिक चालें हैं, ऐसे जवाब जो उस दौर के खिलाफ हैं जिसे हम वैश्वीकरण और नव उदारवाद कहते हैं, और जिनकी कमियां, गुस्सा और नाराजगी अमेरिकी दक्षिणपंथ ने जनता तक पहुंचाकर अपने लिए जबरदस्त समर्थन जुटा लिया है। नरेंद्र मोदी दुनिया भर में दक्षिणपंथी ताकतों के उभार का अहम चेहरा माने जाते हैं, जो आरएसएस के प्रचारक रहे हैं और 1994 में अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के यंग लीडर्स काउंसिल का हिस्सा भी रह चुके हैं। 2014 में मोदी जी आए और 2016 में ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने। दोनों ने जल्दी ही समझ लिया कि उनके सोचने का तरीका, उनकी राजनीति और उनका निजी अंदाज, तीनों में एक अजीब सी समानता तो है। दोनों को अपने अपने देश की डाइवर्सिटी वाली पहचान बिल्कुल पसंद नहीं है और दोनों ही अपनी ऊंच नीच वाली सोच को जनता पर थोपना चाहते हैं। इसने व्हाट्सएप अंकिलों में यह धारणा और मजबूत कर दी कि भारत और अमेरिका का रिश्ता इन दो नेताओं की दोस्ती के कारण गहरा हो जाएगा। मोदी है तो मुमकिन है। 2019 आते आते ट्रंप ने भारत पर भी व्यापारिक दबाव डालना शुरू कर दिया। अमेरिका ने भारत को जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस GSP से बाहर कर दिया, यानी कुछ सामानों पर मिलने वाली टैरिफ छूट खत्म कर दी। ट्रंप और मोदी की दुनिया में सब कुछ ऐसे ही चलता रहा, जहां ट्रंप कभी मोदी को महत्वपूर्ण नेता और दुनिया के लिए अहम शख्सियत कहकर तारीफ कर देते, और यही मोदी की घरेलू राजनीति के नाटकीय मंच के लिए और विदेशों में डंका बजवाने के लिए काफी था। ऑपरेशन सिंदूर खत्म होने के बाद मोदी सरकार के लिए हालत बेहद शर्मनाक हो गए। जिस ट्रंप से दोस्ती और भू राजनीतिक ताकत के सपने देखे जा रहे थे, वो एक झटके में बिखर गए। इस ऑपरेशन के बाद साफ हो गया कि अमेरिका के लिए पाकिस्तान अब भी एक अहम सैन्य साथी है जिसे भारत के लिए छोड़ा नहीं जाएगा। पाकिस्तान की फौजी व्यवस्था तो वैसे भी ऐतिहासिक रूप से अमेरिका के सबसे करीबी रिश्तों में रही है, और उसने हमेशा यही इरादा दिखाया है कि ये रिश्ता टूटने नहीं दिया जाएगा। भारत के लिए असली झटका तब लगा जब अमेरिका ने भारत पाकिस्तान को एक ही तराजू में रखकर बात करनी शुरू कर दी। पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर ने नज़दीकियां बढ़ाई और ट्रंप ने शांति बहाल करने का श्रेय खुद ले लिया। दिल्ली में बैठे सत्ता के गलियारों ने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई अमेरिकी सैन्य अधिकारी इतनी साफ साफ कह देगा कि भारत अमेरिका के लिए इतना अहम नहीं है कि वो पाकिस्तान को सजा दे या उससे रिश्ते तोड़ ले। लेकिन अगर कोई इस पर हैरान हो रहा है तो वो अमेरिका की विदेश नीति की असलियत को समझता नहीं है। 2017 से जब अमेरिकी कागजात में पहली बार इंडो पैसिफिक शब्द इस्तेमाल हुआ, तभी से भारत और अमेरिका दोनों ने दिखाया है कि वो एक दूसरे के साथ रणनीतिक साझेदारी गहरी करना चाहते हैं। अमेरिका सत्ता गलियारों में इंडो पैसिफिक उस इलाके के तौर पर तय किया गया जिस पर आने वाले वक्त में अमेरिका का सबसे ज्यादा ध्यान रहेगा। इसी सोच से एक अनौपचारिक गठजोड़ बना जिसका नाम था क्वाड। इसमें अमेरिका ने भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया को अपने पाले में खींचा ताकि अपने असली भू राजनीतिक प्रतिद्वंदी चीन के खिलाफ तनाव पैदा किया जा सके और अगर जरूरत पड़ी तो टकराव भी। अमेरिका की दोनों बड़ी पार्टियों में इस बात पर सहमति है कि भारत एक जरूरी साथी है, भले ही चीन के मुकाबले उसकी कूटनीतिक ताकत घट रही हो, आर्थिक क्षमता सीमित हो और फौजी तैयारी कमजोर हो। उन्हें भारत को यह यकीन दिलाना है कि उसके हित चीन के साथ कभी मेल नहीं खा सकते और भारत को राजनीतिक तौर पर चीन का खुला दुश्मन बनकर रहना होगा, वो भी इस सोच के साथ कि वो रीजनल चैलेंजर है। क्वाड में शामिल होना भारत की विदेश नीति में एक बड़ा मोड़ था, जो असल में पुराने औपनिवेशिक या कॉलोनियल ताकतों का गठबंधन है और जिसका साफ लक्ष्य है चीन को घेरना। लेकिन पिछले कुछ साल से खबरें आ रही हैं कि अमेरिका भारत की इस बात से नाखुश है कि वो क्वाड को एक औपचारिक सैन्य गठबंधन में बदलने से बच रहा है। इसीलिए अमेरिका ने क्वाड के साथ साथ और भी गठजोड़ बनाने के प्रयोग शुरू कर दिए, जैसे स्क्वाड,
जिसमें वही पुराने देश हैं, बस भारत की जगह फिलीपींस है जो अमेरिका का औपचारिक सैन्य सहयोगी भी है। दूसरी तरफ 2024 की शुरुआत तक अमेरिका का रुख पाकिस्तान के प्रति भी बदलने लगा। जो अमेरिका पहले ही पाकिस्तान की अफगानिस्तान में भूमिका की आलोचना करता था, वही अब उसके साथ रिश्ते गरमाने और राजनयिक चैनल खोलने लगा है। इसके पीछे सबसे अहम वजह थी पाकिस्तानी सेना द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को सत्ता से हटाना और जेल में डाल देना। खबरों के मुताबिक ये कदम अमेरिकी दबाव में उठाया गया था क्योंकि इमरान खान ने अमेरिका की नीतियों पर, खासकर चीन और रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर खुलकर असहमति जता दी थी। असल में आज की दुनिया में हर देश इस बात पर दो बार सोचने को मजबूर है कि दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं अमेरिका और चीन की बढ़ती दुश्मनी में उसका हर कदम क्या असर डालेगा। अमेरिका की सबसे बड़ी चाल यही है, भारत की रणनीतिक कमजोरी का फायदा उठाकर उसे ऐसे असमान आर्थिक और व्यापारिक सौदे करने पर मजबूर करना जो अमेरिका की गिरती हुई साम्राज्यवादी ताकत को बचा सकें। यही ट्रंप के दौर में अमेरिका का असली तरीका है, खासकर अपने उन सहयोगियों पर जो आर्थिक, भौगोलिक या ऐतिहासिक रूप से उस पर निर्भर रहे हैं। अब अमेरिका भारत व्यापार सौदे को ही देख लीजिए। कई महीनों से बातचीत चल रही है, लेकिन अभी तक एक अंतरिम समझौता भी मुश्किल से बन पाया है, चाहे अमेरिकी टैरिफ का दबाव कितना भी क्यों ना हो। वजह साफ है, अमेरिका डिजिटल टैक्स में दी गई रियायत से खुश नहीं है, न ही भारत के परमाणु जिम्मेदारी कानूनों से और न ही अमेरिका से हथियार और तेल की खरीद बढ़ाने के वादों से। अमेरिका तब ही किसी समझौते पर राजी होगा जब भारत अपनी कृषि और डेयरी सेक्टर को अमेरिकी किसानों के लिए खोल दे, वो भी ऐसे किसानों के लिए जिन्हें अपने देश में भारी सरकारी सब्सिडी मिलती है। भारत में 85% किसान छोटे और सीमांत हैं और करीब 8 करोड़ लोग सीधे सीधे डेयरी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जो जीडीपी में 5% का योगदान देते हैं। अगर अमेरिकी सस्ते अनाज, डेयरी प्रोडक्ट्स, जीएम फसलें और एथेनॉल यहां उतर जाएं इंडिया में, तो इन सीमांत किसानों की पूरी रोजी रोटी पर सीधा हमला होगा, क्योंकि अमेरिका में इन्हें मिलने वाला सरकारी सहारा भारत में कहीं नहीं मिलता। इसके ऊपर ट्रंप की दवाओं के आयात पर टैरिफ बढ़ाने की धमकी, ब्रिक्स देशों को डॉलर से बाहर निकलने पर चेतावनी और रूस से सस्ता तेल खरीदने पर भारत को डराना, यह सब दिखाता है कि यहाँ असल में कोई व्यापार वार्ता हो ही नहीं रही, बल्कि भारत की कमजोरियों पर एक के बाद एक धमकियों की बौछार हो रही है, ताकि वो मजबूरी में कुछ न कुछ या फिर सब कुछ छोड़ दे और बदले में कुछ भी हासिल न कर पाए। सवाल है, क्या मोदी जवाब देंगे या अमेरिका की बात मान जाएंगे? तो कई नेता हैं जिन्होंने ट्रंप की नई नीतियों को सख्त जवाब दिया है, जैसे चीन के शी जिनपिंग, ब्राज़ील के लूला दा सिल्वा जो दोनों ही ब्रिक्स समूह का हिस्सा हैं, कनाडा के मार्क कार्नी, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज, ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खमेनेई। लेकिन पीएम मोदी का हाल इन सब से अलग है। उनके पास अमेरिका को कड़ा जवाब देने का ज़्यादा विकल्प है ही नहीं। ज़्यादातर मामलों में वो अमेरिकी दबाव मानने को मजबूर रहेंगे और इसके दो बड़े कारण हैं। पहला, भारत अमेरिका के आर्थिक रिश्ते में ऐसा कुछ नहीं है जिससे भारत के पास अमेरिका पर दबाव डालने की ताकत हो। भारत के सर्विस एक्सपोर्ट जो पिछले 10 सालों में माल निर्यात की तुलना में कहीं तेज़ी से बढ़े हैं और हमारे कुल निर्यात का 44% हैं, उसका ज़्यादातर हिस्सा अमेरिका जाता है। सरकारी आंकड़े तो नहीं हैं, लेकिन रिपोर्ट्स बताती हैं कि हमारी आईटी कंपनियां अपनी 60 से 70% कमाई अमेरिकी बाजार से करती हैं। ऐसे में अगर अमेरिका ने इन सर्विस एक्सपोर्ट पर टैरिफ लगा दिया या उन्हें कहीं और शिफ्ट करने की धमकी दी, तो भारत के लिए हालात मुश्किल हो जाएंगे। ये वो चंद सेक्टरों में से एक है जो नव उदारवाद के दौर में उभरा था और इसके डगमगाने से हमारे एक्सपोर्ट और एक्सटर्नल अकाउंट्स दोनों को भारी चोट पहुंचेगी। दूसरी बात, भारत का कुल मिलाकर दुनिया के साथ व्यापार घाटा है। इसे संभालने के लिए हमें विदेशों से आने वाले पैसों पर बहुत ज़्यादा निर्भर रहना पड़ता है और इन पैसों का बड़ा हिस्सा अमेरिका से आता है। सेबी के मुताबिक विदेशी पोर्टफोलियो निवेश यानी एफपीआई की संख्या के हिसाब से 30% इन्वेस्टर्स अमेरिका से हैं और कुल इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ये हिस्सा 39.2% है। अगर भारत और अमेरिका के रिश्तों में दरार आ गई तो ये इन्वेस्टमेंट अचानक बाहर निकल सकते हैं। तो जिस दिशा में इस वक्त हमारी विदेश नीति जा रही है, डगर कठिन है। और जहाँ तक सवाल है पाकिस्तान से फिर से युद्ध होने का, तो दोनों देशों की तरफ से ऐसे बयान लगातार आ ही रहे हैं। बाकी जब भारत सिंधु नदी पर बांध बनाएगा तब वक्त बता ही देगा। आपका क्या कहना है इस पूरे मुद्दे पर, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं
और मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया।